एक ऐसा केस जिसको सुनने के बाद आप यही सोचोगे कि आखिर आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। वाकई राजा रघुवंशी का जैसे मर्डर हुआ था, सेम एकदम हूबहू वैसा ही केस निकल के सामने आया है। तेलंगाना से सब कुछ मैच कर रहा है, कई समानताएं हैं। ऐसा लग रहा है कि उसी मर्डर को कॉपी किया गया है। साथियों, इस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई एक ही जैसी घटना एक ही टाइम पर कहीं और घट सकती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त संदीप सांचुरी। आज की सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। सच्ची घटना तेलंगाना के जिला कर्नूल की है। कर्नूल जिले का एक छोटा सा गांव। समय होता है साल 2024 से इस घटना की शुरुआत होती है। दो परिवार होते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे में रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब रिश्ता जोड़ने की शुरुआत करते हैं तब एक अपनी लड़की का और एक अपने लड़के का शादी करने का फैसला लेते हैं। आखिरकार 13 फरवरी 2025 का वो दिन होता है जिस दिन इस रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है और दोनों परिवारों का ये जो रिश्ता होता है वह उसी दिन तय हो जाता है। और बात होती है कि 18 मई 2025 को शादी होगी। लड़के का नाम होता है तेजेश्वर, उम्र होती है 32 साल। वह पेशे से जमीन की नाप करने वाला अधिकारी होता है। और जो लड़की होती है उसका नाम ऐश्वर्या होता है। उसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब होती है। 18 मई 2025 को दोनों की शादी की तारीख मुकर्रर हो जाती है। और लेकिन शादी के 5 दिन पहले यानी 13 मई 2025 को जो ऐश्वर्या होती है यह अपने घर से गायब हो जाती है, कहीं चली जाती है बिना बताए। घर वालों को पता नहीं होता है। अब यह घर से गायब होती है तो बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं कि लड़की कहाँ भाग गई। समाज में, गांव में, परिवार में लोग तरह तरह की बातें उठाने लगते हैं। कोई कहता है भाग गई, कोई कहता है मैंने इसको बैंक कर्मचारी के साथ देखा था। मतलब बहुत तरह की बातें समाज में होने लगती हैं। उसके बाद यह लड़की चुपचाप 16 मई 2025 को घर अपने फिर से वापस आ जाती है। जब वापस आती है तो अपनी माँ से जो बात बताती है वह वाकई चौंकाने वाली होती है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपके ऊपर पड़ने वाले दहेज के दबाव की वजह से मैंने सोचा कि मैं यह शादी ना करूं। लेकिन मैं अपनी दोस्त के घर गई, दोस्त से बातें की। उसके बाद दोस्त ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे समझाया, बोला कि शादी तुम्हें करनी चाहिए, एक बार अपने होने वाले पति से बात करके देखो। तब मैंने तेजेश्वर से बात की है और वह मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। दहेज की कोई बात नहीं है। उसके बाद यह लड़की सब बात माँ से बताती है और रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। तेजेश्वर से भी यह लड़की बात करती है और रिश्ता तय हो जाता है कि हाँ 18 तारीख को अब शादी होगी। उसके बाद यह सबसे माफ़ी भी मांगती है, कहती है कि जो हुआ मुझसे गलती हो गई, मैं बिना बताए घर से चली गई। अब उधर तेजेश्वर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, इधर यह लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तारीख आती है 18 मई 2025 की। दोनों परिवारों के बीच जो रिश्ता, इसकी बुनियाद लगभग 1 साल पहले रखी गई थी, वह रिश्ता पूर्ण हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है बड़े धूमधाम तरीके से। अब शादी के बाद यह अपने ससुराल जाती है। तेजेश्वर के घर जब पहुंचती है तब वहाँ इसका जो बर्ताव होता है वह पूरी तरह से डिफरेंट होता है। इसके पहले तेजेश्वर ने फ़ोन पर बात भी हुआ करता था, लेकिन ऐसा बर्ताव वह कभी नहीं देखा था। अब उसके बाद यह जब घर जाती है तो 24 घंटे में ही अपने कर्तव्य दिखाने लगती है और कहती है, मतलब अपने पति का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है, उधर देखती ही नहीं। बोलती है मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना। तरह तरह की बातें करती है और किसी और एक नंबर से, अनजान व्यक्ति से यह दिन भर घंटों घंटों बातें करती रहती है। अब इस बात को लेकर के यह जो तेजेश्वर होता है यह काफ़ी परेशान हो जाता है। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, कई दिन चलता रहता है। तब इसके दिमाग में जो बात जाती है, यह इस बात को परिवार वालों को बताता है तेजेश्वर।
जब बताता है तो परिवार वाले उल्टा इसे ही समझाते हैं कि अभी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा दिन वेट करो, समझाने का प्रयास करो, धीरे धीरे वह समझ जाएगी, मान जाएगी, रिश्ता सब कुछ सही चलने लगेगा। अब परिवार वाले बोलते हैं कि थोड़ा वक्त दे दो इसको, लेकिन वह वक्त देने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, 1 महीना लगभग बीत जाता है। 17 जून 2025 को सुबह के समय यह अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है तेजेश्वर, लेकिन शाम हो जाती है, या घर वापस आता ही नहीं है। जब घर वापस नहीं आता है तब घर वाले चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद सभी खोजबीन करने लगते हैं, परिवार में पूछते हैं, गांव में पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदारी में पूछते हैं, जहाँ जहाँ दिमाग जाता है वहाँ वहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी तेजेश्वर का अता पता नहीं चलता है। जब यह कहीं नहीं मिलता है तब इसका जो भाई होता है वह सीधे करनूल पुलिस में जाता है और पुलिस में जाकर के अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब उधर पुलिस भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। जब खोजबीन करती है तब सबसे पहले पुलिस पूछताछ करती है घर वालों से। जब घर वालों से पूछताछ करती है तो घर में जो माँ होती है सुजाता और ऐश्वर्या, इन दोनों से पूछताछ करती है। ये दोनों सीधे मुकर जाती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सुजाता के ऊपर घर वालों को पहले से भी शक था। घर वाले कहते हैं कि अब साहब कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, इससे पूछताछ करिए और इसकी जांच करिए, मुझे शुरू से ही इस रिश्ते पर शक रहा है। उसके बाद भागने वाली बात भी पुलिस को बताई जाती है। अब पुलिस इस लड़की की यानी ऐश्वर्या की कॉल डिटेल निकालती है। जब कॉल डिटेल निकालती है तो कॉल डिटेल में एक नंबर से इस बीते हुए पिछले 1 महीने में 2000 कॉल, एक नंबर पर 2000 कॉल की गई थी। अब पुलिस इस नंबर को दिखा करके उस लड़की से यानी ऐश्वर्या से पूछती है कि आखिर यह नंबर किसका है, आप इतनी सारी घंटों घंटों बातें इससे क्यों करती हो। उसके बाद यह लड़की मुकर जाती है कि साहब मैं इसको जानती ही नहीं इस नंबर को। पुलिस अपने तेवर दिखाती है, शक्ति दिखाती है, तो उससे पूछताछ करती है, तब यह टूट जाती है। टूटने के बाद जो सच्चाई बताती है वह सच्चाई वाकई सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। वह बताती है कि साहब मेरा ही नहीं, एक लड़के से, मेरी माँ का और मेरा, उसी लड़के से दोनों का अवैध संबंध है। अब पुलिस के तो तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ सुजाता से पुलिस पूछताछ करती है, वह भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करती है। बोलती है कि बीच में तेजेश्वर रोड़ा बन रहा था, लेकिन उससे शादी भी करनी थी, क्योंकि शादी करने के बाद संपत्ति भी चाहिए थी। इसी वजह से मैंने दोनों ने मिल करके तेजेश्वर को मरवा दिया। पुलिस पूछती है कि आखिर मरवाया कैसे, उसकी लाश कहाँ है। तब यह दोनों जो सच्चाई बताती हैं वह वाकई डराने वाली है। बताते हैं कि साहब जमीन की नाप करवाने के बहाने इस तेजेश्वर नाम के व्यक्ति को कुछ लोग बुलाते हैं, जो इन्हीं के द्वारा पैसे दिए गए थे, उन्हीं पैसों से भाड़े के लोग आए थे। वह बुलाते हैं तेजेश्वर को कि मेरे जमीन की नाप कर दो। अब यह बेचारा नाप करने के लिए सुबह सुबह 17 जून को निकलता है, लेकिन शाम तक वापस लौटता ही नहीं। जैसे ही कार में वह लोग इसे बिठाते हैं, बिठाने के बाद पीछे से चाकुओं से ताबड़तोड़ इस पर हमला कर देते हैं, और ताबड़तोड़ जब हमला करते हैं तब बेचारा बेहोश हो जाता है, और तब तक चाकुओं से मारते रहते हैं जब तक इसके जान नहीं निकल जाती। या बेचारा दम तोड़ देता है। उसके बाद इसकी जो लाश होती है वह पनियाम के पास एक सुनसान जगह होती है, ले जा करके वहीं फेंक देते हैं। बाद में इन दोनों महिलाओं के बताए हुए स्थान पर से पुलिस लाश को बरामद भी कर लेती है। अब माँ बेटी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ इन दोनों के जो आशिक होता है, बैंक कर्मचारी वह होता है, उसकी तलाश में पुलिस जुट जाती है, लेकिन उसका कहीं अता पता चल नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल में पुलिस उसके नंबर से जुटी हुई है, कॉल डिटेल वगैरह निकाल के, उसकी लोकेशन निकाल के कि आखिर वह गया कहाँ। जल्द ही जल्द पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल इन दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। साथियों, इस घटना में अगर देखा जाए तो बहुत सारी सिमिलरिटी है राजा मर्डर केस से, क्योंकि फरवरी में उसका भी रिश्ता तय हुआ था और इसी महीने यानी जून में उसकी भी शादी हुई थी। यानी इसी 6 महीने के बीच दोनों के रिश्ता तय होता है, दोनों की शादी होती है, दोनों की हत्याएं हो जाती हैं, और हत्या का तरीका भी लगभग एक ही तरह है। स्थान का ही अंतर है, नहीं तो देखा जाए यह दोनों घटनाएं एक जैसी प्रतीत होती हैं।
आखिरकार आज की महिलाओं को हो क्या गया है, वह दिमाग में कैसे कैसे खौफनाक प्लान बना करके शादी करते हैं। आखिर उन्हें शादी नहीं करना था तो मत करते, बेचारे की संपत्ति के लिए उसे शादी करते हैं और उसको मार देते हैं। आखिर उसका क्या कसूर था। साथियों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है, आपको सच्चाई से अवगत कराना है। मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बाय ऑल द बेस्ट। जय हिंद।